हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है। समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास, इसलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि कोहलबर्ग, ब्लूम और चॉम्स्की से संबंधित हैं, जो कि ये प्रश्न हर बार परीक्षा में सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है ना सिर्फ टेट, सीटेट, सुपर टेट, केबीएस, BS टेट और TSSB सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे थिंकर्स से संबंधित प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला ही प्रश्न है हमारा कोहलबर्ग से संबंधित है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय, कोई क्या है, नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है। तो कोहलबर्ग ने क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। क्या दिया है इसने, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत। मैंने कोहलबर्ग को बहुत ही डिटेल में कवर किया है पिछले लेक्चर में, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। इसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। तो प्रश्न है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, यानी कि जो पहला पूर्व परंपरागत स्तर है उसके अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है, यानी कि किस तरफ वो व्यक्ति प्रवृत्त होकर के निर्णय लेता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य या फिर पारिवारिक अपेक्षाएं। तो व्यक्ति जो है पूर्व परंपरागत स्तर की बात कर रहा है। स्टेज याद रखना है कि यह पूर्व परंपरागत स्टेज है और इसमें कोई व्यक्ति नैतिक निर्णय लेगा तो वह व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो वह व्यक्ति, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, अंतर्निहित संभावित दंड के किसके हिसाब से किस तरफ प्रवृत्त होगा, अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा कि अगर यह काम नहीं करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न आज का दूसरा प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, यानी कि कोई बच्चा है उसका दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यानी कि प्रश्न एक बार और देखते हैं कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। यानी कि स्टेटमेंट क्या है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता क्या करेंगे, आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो देखते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सोपान के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शंस हैं दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ऑप्शन है कि दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन या फिर कानून व्यवस्था अनुकूलन। अब देखिए क्या कहा गया कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन किस पे होगा, यानी कि गुड गर्ल एंड गुड बॉय की थी, किस पर, गुड गर्ल एंड गुड बॉय। यह होगा अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि कोहलबर्ग कह रहे हैं कि इनके अनुसार किस अवस्था में जो नैतिकता जो होती है बाहरी कारकों द्वारा, बाह्य कारक होते हैं उनके द्वारा निर्धारित होती है नैतिकता, मोरालिटी। तो देखते हैं कोहलबर्ग के अनुसार पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है कि पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था। और देख लेते हैं अपना आज का चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि कोहलबर्ग कह रहे हैं कि किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। तो किस अवस्था में नैतिकता जो बाह्य कारकों से, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता क्या होती है, बाह्य कारकों से प्रभावित होती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था। आगे देख लेते हैं, ये सारे प्रश्न सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चौथा प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। यानी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति का निर्णय जो होता है वो दूसरों के अनुमोदन, दूसरों की पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। तो वह कौन सी अवस्था है। तो देखते हैं, पहला पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्च पारंपरिक अवस्था या फिर पूर्व पश्च पारंपरिक अवस्था। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें
कोहल वर्ग जिसमें व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के अनुमोदन से निर्णय लेता है, समाज के नियमों पर आधारित होता है, तो वे कौन सी अवस्था होती है, यह पारंपरिक अवस्था होती है। कौन सी पारंपरिक स्टेज होती है, बी हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां प्रश्न देखते हैं आज का, कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होती है। अब क्या पूछा है कि अब निर्णय लेना है लेकिन केवल व्यक्ति की जो अपनी आवश्यकताएं और धारणाएं होती हैं उन पर आधारित होती हैं। तो देखिए, पूर्व पारंपरिक स्तर है, औपचारिक संक्रिया स्तर है, उत्तर पारंपरिक स्तर है या पारंपरिक स्तर है। तो ऐसी कौन सी स्तर है जिस पर व्यक्ति क्या करता है, केवल व्यक्ति अपनी आवश्यकता और निर्णयों पर आधारित निर्णय लेता है, तो यह पूर्व पारंपरिक स्तर होता है। क्या होता है, पूर्व पारंपरिक स्तर होता है। कोहल वर्ग के अनुसार ये जो पूर्व पारंपरिक स्तर होता है इसमें व्यक्ति क्या करता है, तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और धारणा पर आधारित निर्णय लेता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6वां प्रश्न क्या कह रहा है। 6वां प्रश्न है, राधा अपने बच्चे क्या है, अद्विक, यानी कि राधा हैं, उनके बच्चे का नाम क्या है, अद्विक, से घर का काम पूरा करने के लिए कहते हैं, जो होमवर्क मिला है उनको पूरा करने के लिए कहती है। वह पूछता है, यानी कि जो अद्विक है, लड़का है, वो पूछता है कि इससे उसे क्या फ़ायदा होगा। कोहल वर्ग के अनुसार आद्विक जो है विकास की किस अवस्था में है, यानी कि कोहल वर्ग कह रहा है कि आद्विक जो लड़का है वह विकास की किस अवस्था में है, क्योंकि उसकी माता राधा कह रही है, माता नहीं राधा कह रही है आद्विक से कि घर का काम पूरा कर लो, लेकिन वह बच्चा उससे पूछ रहा है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो अब बच्चा जो है कोहल वर्ग के अनुसार वह किस विकास की किस अवस्था में है, आज्ञाकारिता, दंड अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, व्यक्तिवाद और विनिमय, या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो बच्चा किस अवस्था में है कोहल वर्ग के अनुसार, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है कि आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। पूछ रहा है इससे क्या फ़ायदा होगा। अब अगर कहें काम नहीं, अगर होमवर्क नहीं पूरा करोगे तो क्या होगी, दंड मिलेगा, पिटाई होगी तुम्हारी, और पूरा कर लोगे तो टॉफ़ी मिलेगा, यानी कि पूरा कर लेगा तो बच्चे को आज्ञा का पालन होगा, नहीं करेगा तो दंड अभिविन्यास, यानी कि उसे क्या दंड मिलेगा। तो ये बच्चा जानना चाहता है कि भाई क्या फ़ायदा होगा उससे। आगे बढ़ते देखते हैं 7वां प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। बच्चा क्या कह रहा है, आप यह काम मेरे लिए कर दीजिए और मैं आपके लिए वह काम कर दूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। देखिए, प्रश्नों को कोहल वर्ग को समझने के लिए इन प्रश्नों को सारे मतलब क्या करना है, व्यवहार में समझना है। मान लीजिए कोई बच्चा आपके आसपास और वो कह रहा है कि यह काम आप मेरे लिए करिए, फिर मैं वह काम आपके लिए करूँगा। अब कोहल वर्ग कह रहा है कि बच्चा जो है नैतिक तर्कणा की किस अवस्था में है। तो देखते हैं कि बच्चा जो है नैतिक अवस्था की किस तर्कणा में है। अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिमुखीकरण या सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या फिर दंड आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो कहाँ पे होगा, दंड आज्ञा पालन का ऊपर ही अभी जस्ट प्रश्न आया था। अभी कह रहा है कि इसमें आप यह मेरे लिए करो, मैं आपके लिए कर दूँगा। मतलब क्या है, इसमें सहयोग, कहीं ना कहीं सहयोग या सहायता की भावना है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि सहायक उद्देश्य क्या है, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण जो है यह क्या है, कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की अवस्था है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है, रोहित ने अजय के डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी। रोहित नाम का कोई लड़का है, अजय लड़के से क्या करता है वो, तो उसके अजय के डेस्क से पेंसिल ले लेता है लेकिन वहाँ पर वापस रख देता है, क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सज़ा मिलने का क्या है, डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है। यानी कि बच्चे ने क्या किया, चोरी कर ली पेंसिल, लेकिन फिर वहीं रख देता है। क्यों रख देता है, क्योंकि उसे डर है कि पकड़ा जाऊंगा तो उसे सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा। तो कोहल वर्ग कह रहा है कि यह किस स्तर को बताता है। तो देख लेते हैं कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है। प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 8वां प्रश्न है। तो देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत या पूर्व संक्रिय अवस्था। तो कौन सी अवस्था है जिसमें पकड़े जाने का डर रहता है और दंड मिलने का डर रहता है, तो पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सी अवस्था होती है, पूर्व परंपरागत स्तर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना 9वां प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है। अब देखिए, अभी प्रश्न देखा आपने कि कोहल वर्ग के अनुसार क्या है, बालक जिसमें उसकी नैतिकता होती है दंड के भय से नियंत्रित रहती है कि भाई चोरी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी, मुझे दंड मिलेगा। तो यह कौन सी अवस्था है, पूर्व नैतिक अवस्था, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर जिसे हम कहते हैं, यही पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक अवस्था है। ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या है। तो 10वां प्रश्न है,
कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा क्या है, नैतिक तर्कणा आधारित होती है। 9 वर्ष का बच्चा है और उसकी नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है, तो यह देखते हैं कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। सी है कि नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए। और डी है सही कार्य वह है जो व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों, आगे देखते हैं क्या लिखा है, कि जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो 10वें प्रश्न में हम देखें तो क्या हमारा सही है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई बुराई को निर्धारित करना, कि अगर यह काम मैं करता हूँ तो उसका परिणाम अच्छा होता है या बुरा होता है। यही क्या होता है, 9 वर्ष के बालक की एक नैतिक तर्कणा होती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न आज का। 11वां प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अगर कोहलबर्ग के सिद्धांत को हम देखें और उसको ध्यान में रखकर बात करें कि किसी कार्य को इसलिए किया जाए क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति, दूसरे समाज, जैसे एक तरह से समाज कह रहा है कि आप इसको करो, तो यह जो है नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है कोहलबर्ग के अनुसार। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, सारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम कि क्या है, उत्तर प्रथागत यानी कि उत्तर प्रथागत अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, प्रथा पूर्व या फिर प्रथागत, कौन सी अवस्था होगी इसमें देख लेते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो कौन सी है, प्रथागत, जिसे हम क्या कहेंगे, परंपरागत स्तर, क्या है, यही है क्या है, परंपरागत स्तर है, जिसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत स्तर कहते हैं, परंपरागत अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था में क्या होता है कि जो कार्य को इसलिए करेंगे क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं आज का अपना कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा और तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को देखें तो उसके अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय कब लेता है, यानी कि कब व्यक्ति जो है सही या गलत का निर्णय लेता है। अवस्था 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, तो किस स्टेज में जो है सही गलत का निर्णय लिया जाता है। तो जो अवस्था तीसरी होती है, इस अवस्था में क्या करते हैं हम, सही गलत का निर्णय लेते हैं। क्यों, कि लोगों की आशा या इच्छाओं को पूरी करने के संदर्भ में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब 13वां प्रश्न आज का हमारा 13वां प्रश्न है कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों को व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना, यानी कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की जो व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है वह क्या प्रदर्शित करती, वह ऑप्शन ए है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। सी है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसीलिए इन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। यह ऑप्शन तो एकदम बिल्कुल ही गलत दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डी क्या है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत जो वाक्य संकल्पना होती है वो क्या स्पष्ट करती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं 14वां प्रश्न आज का 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। यानी कि कह रहा है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाओ जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं ना सीख सके। तो ऑप्शन देखते हैं, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, उसे कहना कि जब तक समस्या समाधान नहीं कर लेती जब तक वह घर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए क्या पुरस्कार देना, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब क्या है कि उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, क्या उसे बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्यों सही होगा, देखिए कह रहा है कि आधारभूत सहायता एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। तो उसे क्या करो, आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाओ बच्चे को, और बच्चा क्या करेगा,
उसके बाद से अपने प्रयासों के द्वारा समस्या का पूरा समाधान कर देगा। आगे देखते हैं। अब इससे बच्चे में क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ बच्चा भी कर सकता है। आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे। यानी कि वाइगोत्स्की की समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को, किस सिद्धांत को आप वरीयता देंगे। तो दिया हुआ है क्या, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित स्मरण या प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, या हमारा डी क्या है, सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, क्या होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को आप प्रेफरेंस देंगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां प्रश्न है, उद्देश्य इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। बात कर रहा है कि इकाई यानी कि उद्देश्य इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की जो मुख्य घटनाएं होती हैं, घटनाओं को शुद्ध व्याकरण रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। जैसे कहानी का सेंट्रल आइडिया लिखना या फिर सार लिखना, उस रूप में उसको लिख सकेंगे। यह संज्ञानात्मक उद्देश्य से यानी कि किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। तो देखते हैं किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। ऑप्शंस देखते हैं, मूल्यांकन है, समझ है, ज्ञान का प्रयोग है, या फिर संश्लेषण है। तो किससे संबंधित है, यह समझ है, अंडरस्टैंडिंग्स है। आप कहानी को समझेंगे तभी तो उसकी सेंट्रल आइडिया या फिर उसको संक्षेप में सार रूप में लिख सकेंगे। तो यह क्या है, समझ है। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को हम सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पे, ऑडिटोरियम में, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में और उपरोक्त समय में कहाँ पे आप कर सकते हैं। तो विद्यालय और सबसे अच्छे तरीके से बात करा है, तो विद्यालय और कक्षा में आप सबसे अच्छे तरीके से बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को या संज्ञानात्मक विकास को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, यानी कि लर्निंग का क्षेत्र कौन सा है, सीखने का क्षेत्र कौन सा है। अनुभविक है, भावनात्मक है, आध्यात्मिक है, या व्यावसायिक है। तो 18वें प्रश्न की बात करें तो कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो जो भावनात्मक क्षेत्र होता है वह क्या होता है, वह जो है सीखने का क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक के अंतर्गत आता है। तो कौन सा गत्यात्मक के अंतर्गत आता है, देखिए, व्यवस्थापन, नियंत्रण, अनुमूल्य या विश्लेषण। तो हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो गत्यात्मक है उसके अंतर्गत आता है। तो गत्यात्मक के अंतर्गत ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, नियंत्रण जो आता है किसमें, गत्यात्मक के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है, यानी कि संज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है, संश्लेषण है, व्यापक है, विश्लेषण या मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सबसे अंतिम स्तर पे क्या आता है, मूल्यांकन आता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था। देखिए कौन है, तो I.K. डेविड हैं, B.S. ब्लूम है, स्मिथ हैं, जॉन डीवी हैं। तो कौन है शिक्षा के उद्देश्यों को देते हैं, ब्लूम है। इन्होंने अपनी टेक्सोनॉमी दी और शिक्षा के उद्देश्यों को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, किस रूप में, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 रूपों में B.S. ब्लूम ने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या है, एक शिक्षक के रूप में आपने क्या है, आपने है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्र से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। अब बताइए, देखिए प्रश्न कितना बढ़िया है कि कह रहा है एक शिक्षक है, आप मान लीजिए आप जो पढ़ रहे हैं आप ही लोग एक शिक्षक बन गए, ठीक है, फिर शिक्षक हैं और आपने अपने छात्र से क्या कहा कि हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। अब यह जो है, यह कार्यभार जो आपने कहा कि इस पर निबंध लिखो, वह ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या करती है, कौन से संज्ञानात्मक स्तर को दर्शाता है। तो ज्ञान है, समझ है, प्रयोग है या विश्लेषण है। तो किसको दर्शाता है, प्रयोग को दर्शाता है। किसको, संप्रयोग या प्रयोग को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है।
आगे देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है। 23वां प्रश्न है, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है। देखिए कह रहे कि बालक जो सोच विचार करने के बाद जो सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है। किस प्रकार का उद्देश्य है यह? अभिरुचि है, कौशल है, अवबोध है या मूल्यांकन। तो किसी चीज़ पे आप सोच विचार करने के बाद क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन ही तो करते हैं, क्या अच्छा है बुरा है, लें कि नहीं लें। तो यह क्या आप मूल्यांकन करते हैं, क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं, यानी कि ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी दी तो उसके 3 क्षेत्र बताए थे। अब वही क्षेत्र पूछा है कौन कौन से हैं। तो देखिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षण की बात नहीं ब्लूम ने करी, तो यहीं पे ये गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक, तो इसकी भी बात ब्लूम ने नहीं, मूल्यांकनात्मक की बात ब्लूम ने नहीं करी है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवाहक, इसको मनोवाहक को हम क्या बोलेंगे, इसे गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे क्रियात्मक या गत्यात्मक बोलेंगे। लिख देती हूँ गत्यात्मक। सामाजिक, भावात्मक और मन सामाजिक की बात यहाँ पे नहीं करी हुई है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 भागों में बांटा था इसने अपनी वर्गीकी को, संज्ञानात्मक, भावात्मक या फिर गत्यात्मक या क्रियात्मक या मनोवाहक के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां प्रश्न, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। जो ब्लूम की पाठ योजना थी वह किस पर आधारित थी। तो देखिए प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर, सभी पर। आप अभी तक इस क्वेश्चंस को देखते हैं, उनमें से आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या होगा। ब्लूम की जो पाठ योजना किस पर, उद्देश्यों पर आधारित थी। किस पर, उद्देश्यों पर आधारित थी। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। अब आगे देखते हैं 26वां प्रश्न क्या है। तो 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चॉम्स्की, अब चॉम्स्की से संबंधित प्रश्न है कि कौन सा चॉम्स्की के इनटिस्ट क्या है, इनटिस्ट परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है प्रश्न। तो कौन सा चॉम्स्की के इनटिस्ट परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है। बच्चों की जन्मजात सीखने की क्षमता, पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान दें। बच्चों को जैविक रूप से नहीं पूछा है, तो बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है। सभी बच्चों को सफलतापूर्वक अपनी मूल भाषा प्राप्त होती है, या फिर बच्चों को भाषा के विशिष्ट सहज क्षमता अंतर्निहित नियम के साथ पैदा होते हैं। अब इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा 26वें नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा कि बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यही चॉम्स्की ने इस परिप्रेक्ष्य की बात नहीं की है। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न है कि भाषा अधिग्रहण के लिए स्टैंड है, क्या खड़ा है। तो देखते हैं, बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। एक सोची समझी सचेत प्रयास के साथ भाषा सीखना। सी है कि किसी की मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना, या कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। अब इस भाषा अभिग्रहण के लिए क्या कि बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना क्या है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चॉम्स्की की बात करें तो चॉम्स्की ने क्या दिया था, लैड की बात करी थी, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस की बात करी थी। चॉम्स्की को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है डिटेल में, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। किसने कहा था कि प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, चॉम्स्की ने कहा हुआ था। अब इसका अर्थ पूछ रहा है क्या है। तो बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्त उपस्थित रहती है। बच्चा रट्टा मारता रोट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं चॉम्स्की। बच्चा नकल करके सीखता है। ठीक है, क्या है कि बच्चा नकल करके सीखता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए जो कह रहा है कि बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्त उपस्थित रहती है, वही लेड की बात कर रहा है। किसकी, लेड की, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29वां प्रश्न है कि नोम चॉम्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है। अब चॉम्स्की का जो सिद्धांत वो किस पर है, तो कह रहा है नेटिविस्ट सिद्धांत पर, इरेशनल, रैशनल या कोई नहीं। तो ना तो इरेशनल ना ही रैशनल, बल्कि नेटिविस्ट सिद्धांत पर। किस पर था, नेटिविस्ट सिद्धांत पर चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत आधारित था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है कि जनरेटिव व्याकरण है। जनरेटिव व्याकरण की बात करें तो वो क्या है, जन्मजात बोली, जन्मजात भाषा, जन्मजात व्याकरणिक संरचना, या इनमें से कोई नहीं। तो जनरेटिव भाषा क्या है, जनरेटिव भाषा जो होती है
जनरेटिव व्याकरण जो होता है वह जन्मजात व्याकरणिक संरचना होती है। यानी कि क्या होती है? जनरेटिव। याद रखिए इस टर्म को, इम्पॉर्टेंट है यह टर्म, ठीक है, IMP है कि जनरेटिव व्याकरण क्या है? जन्मजात व्याकरणिक संरचना को हम क्या कहते हैं? जनरेटिव व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 31। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की, स्किनर या कोई नहीं, तो हम किसे कहते हैं? नॉम चॉम्स्की को हम कहते हैं आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक, जिन्होंने कहा था कि बच्चों में जो क्या होता है, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, और वो क्षमता का नाम क्या दिया था? लैड नाम दिया था उसका, कि लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस होता है बच्चों में। आगे देखते हैं 32वां। चॉम्स्की भाषा के कितने स्तर बताए हैं? तो चॉम्स्की ने भाषा के कितने, 1 2 3 4 दिए, कितने? 2 स्तर बताए हैं। एक तो सरफेस, सतही, और एक डीप लेवल। किसकी बात करते हैं? एक सतही लेवल की बात करते हैं, और दूसरा कौन सा लेवल की बात करते हैं? तो गहरी। एक सतही सरफेस लेवल और दूसरा डीप लेवल की बात करते हैं। 2 लेवल की बात करते हैं। कौन? चॉम्स्की। आगे देखते हैं 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी व्यवहारवाद की तीखी आलोचनाओं के लिए नोट किया, यानी कि किसे जो है व्यवहारवाद की तीखी आलोचनाओं के लिए जाना जाता है? सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि किसने जो है व्यवहारवाद की तीखी आलोचना की है? तो किसने की है? नॉम चॉम्स्की ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है कि चॉम्स्की ने ही व्यवहारवाद की तीखी आलोचना करी थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है यह 34वां, कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? अब चॉम्स्की को ध्यान में रख के, उसकी थियरी को ध्यान में रख के देखते हैं कि बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, या बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है चॉम्स्की की क्लास को, एक बार देखिए। आपको चॉम्स्की के जितने कीवर्ड्स हैं सारे आपको वहाँ पे बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ फोकस करना है। अब ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा। हमारा डी आंसर सही है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। बच्चे में ये जन्मजात क्षमता होती है, जिसकी बात किसकी करते हैं? एल ए डी की। बार बार मैं बता रही हूँ ताकि आपको क्या हो, प्रश्न इससे संबंधित गलत ना हो। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, और चॉम्स्की कहता है कि बच्चा जो है जन्म से ही भाषा अर्जन की क्षमता को लेकर क्या होता है, इस दुनिया में आता है। तो यह आज की हमारी क्लास थी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।